हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी किशोर अवस्था। आपको मैं बताती हूँ कि देखिए, इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने शिशु फिर उसके बाद बाल्यावस्था। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किशोर अवस्था। तो मैं आपको बताती हूँ विकास की जितनी भी अवस्थाएं, जैसे कि शिशु बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तीनों अवस्थाओं को मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर पढ़ाया है। जैसे कि दो अवस्थाएं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और थर्ड जो अवस्था है किशोर अवस्था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी आज। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट, एच टेट, केवीएस या फिर डी ट्रिपल एस भी, कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आप एग्जाम देना चाहते हैं या फिर कोई भी टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बी एड हो, डी एड हो, डी एल एड हो या फिर बी एल एड हो, तो कोई भी ऐसा कोर्स टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैंने आपको बताया कि क्या पढ़ाना है, किशोर अवस्था पढ़ाना है। ठीक है, किशोर अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, तो देखिए किशोर अवस्था ये कितने टाइम से होती है? 13 वर्ष से 18 वर्ष या 19 वर्ष तक मानी जाती है। 12 या 13 वर्ष के टाइम पीरियड से इसको माना जाता है। 12 या 13 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। ज़्यादातर 18 वर्ष आपको देखने को मिलेगा, 12 से 18 या फिर कहीं कहीं 13 से 19 भी देखने को मिलता है किशोर अवस्था का। चलिए, एडोलिसेंस का मीनिंग क्या है कि देखिए, एडोलिसेंस का मीनिंग होता है लेटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ये जो एडोलिसेंस है, इसका मीनिंग क्या है कि ये लेटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजनन प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। क्या? प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। किसका अर्थ होता है? ये एडोलेसेंस का। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये लेटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है कि प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। अब मैं आपके साथ कुछ आगे डिस्कस करूंगी। देखिए, किशोर अवस्था पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो देखिए, मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगी। चलिए चलते हैं। किशोरावस्था का सर्वप्रथम जो अध्ययन था, किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन स्टैनले हॉल ने किया। स्टैनले हॉल ने किया। इनकी एक बुक थी। कौन सी बुक थी? एडोलेसेंस। इसमें इसमें इन्होंने त्वरित विकास का सिद्धांत दिया। कौन सा? त्वरित विकास का सिद्धांत दिया है। इसका मतलब यह है कि किशोरावस्था में जो विकास होता है वो अचानक ही होता है, सडन हो जाता है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि त्वरित विकास का सिद्धांत। किसने? स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक इनकी बुक है एडोलेसेंस, इसमें उन्होंने इसमें एक सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत का नाम क्या है? त्वरित विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किशोर अवस्था में जो विकास होता है वह अचानक ही हो जाता है, मतलब सडन जो विकास देखने को मिलता है उसी को कहा है त्वरित विकास का सिद्धांत। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, क्रमिक विकास का सिद्धांत क्या है? क्रमिक विकास का जो सिद्धांत है, क्रमिक मतलब क्रम से। तो देखिए, थॉर्नडाइक व हॉलिंगबर्ग थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने दिया। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने दिया। इन्होंने कहा किशोर अवस्था में विकास धीरे धीरे क्रम के अनुसार होता है। इन्होंने क्या बोला कि जो किशोर अवस्था है उसमें जो विकास है वो धीरे धीरे होता है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है और क्रम के अनुसार होता है। किसने कहा है? ये थॉर्नडाइक व हॉलिंगवर्थ ने कहा। अब मैं आपको बताती हूँ किशोर अवस्था के कुछ अन्य नाम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलग अलग नाम से किशोर अवस्था को जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया, किशोर अवस्था कहते हैं, ये तो आपको पता ही है कि इसको क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था कहा जाता है। बाकी आगे के मैं आपको कुछ वो बताती हूँ इसके नाम। ठीक है, तो देखिए किशोर अवस्था के अन्य नाम क्या हो गए? जैसे कि स्वर्णकाल। ठीक है, क्या हुआ? स्वर्णकाल मतलब इसको क्या कहते हैं? गोल्डन एज कहते हैं। किसको? किशोर अवस्था को। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्वर्णकाल कौन सी अवस्था को कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाए किशोर अवस्था को। या आपसे पूछा जाए कि वसंत ऋतु की अवस्था किसको कहा गया है? सॉरी, यहाँ गलत लिखा हुआ है, वसंतु नहीं, वसंत। वसंत ऋतु की अवस्था किसको कहा गया है? तो वो किशोर अवस्था को कहा गया है। या फिर दुखी अवस्था, दुखी अवस्था किसको कहा गया है? किशोर अवस्था को कहा गया है। क्यों कहा गया है दुखी अवस्था किशोर अवस्था को? क्योंकि इसमें क्या होता है, किशोर अवस्था में क्या होता है, किशोर अवस्था में बच्चा मतलब खुद की एक क्या चाहता है? आत्मसम्मान चाहता है, संघर्ष करना चाहता है, स्ट्रगल करना चाहता है, नाम पाना चाहता है। ठीक है, तो वो इसी कहीं ना कहीं इसी टेंशन में, तो इसी को कहा क्या कहा गया है? दुखी अवस्था कहा गया है। किसको? किशोर अवस्था को। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आगे के कुछ नाम। तो देखिए, जैसे कि मैंने भी आपको इतने नाम बताए, किशोर अवस्था को अन्य नामों से जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी किशोर अवस्था को उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उलझन की अवस्था किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होगा किशोर अवस्था को। अगर आपसे पूछा जाए कि अत्यंत जटिल अवस्था किसको कहा जाता है, तो अत्यंत जटिल अवस्था किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। या फिर अमूर्त चिंतन की अवस्था किसको कहा जाता है, तो अमूर्त चिंतन की अवस्था भी किशोर अवस्था को कहा जाता है।
अमूर्त चिंतन की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोर अवस्था को कहा जाता है। अत्यंत जटिल अवस्था किसको कहा गया है? किशोर अवस्था को कहा गया है। या फिर उलझन की अवस्था किसको कहा गया है? तो किशोर अवस्था को कहा गया है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि थायराइड ग्रंथि होती है। देखिए एक जो है ना ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, तो इसका विकास कैसे हुआ और कहाँ? देखिए थायराइड जो ग्रंथि है वो कहाँ देखने को मिलती है? थायराइड ग्रंथि आप अपने माइंड में रखिएगा। ये मैं कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके साथ बता रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, वैसे नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि का विकास आवाज, मतलब थायराइड ग्रंथि का जो विकास होता है वो किस में होता है, किसकी वजह से होता है? मतलब ये कहाँ देखने को मिलती है? गले में। तो आवाज, जैसे कि आपने किशोरी, किशोरी मीन्स क्या होता है? किशोरी मीन्स होती है बालिकाएं, बालिका मतलब लड़की, ठीक है। तो किशोरियां या फिर किशोरी एक लड़के, तो इसकी आवाज कैसी होती है? पतली। वो किस वजह से होती है? थायराइड ग्रंथि की वजह से। और किशोर मीन्स लड़के, बालक, ठीक है, लड़का, तो इसकी आवाज कैसी होती है? मोटी होती है। तो ठीक है, ये किसकी वजह से एक्टिविटी होती है? पतली और मोटी आवाज। तो आपका आंसर होगा थायराइड ग्रंथि की वजह से। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे मैं आपके साथ कुछ और पॉइंट डिस्कस करूंगी। देखिए जैसे कि वॉटसन है, वॉटसन ने क्या कहा? वॉटसन ने कहा है, जो ये हमारे वॉटसन है ये हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि 18 वर्ष में 100% पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। 18 ईयर्स का जब बच्चा होता है तो 18 वर्ष में 100%, मतलब 100%, 100% पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। मानसिक मतलब दिमाग के तरीके से, ठीक है। मानसिक मतलब बच्चा सोच विचार प्रारंभ कर देता है, ठीक है। चीज़ों को समझना, समाज में रहकर चीज़ों को, लोगों का रवैया, लोगों का व्यवहार वो सीखता है, समझता है। मतलब मानसिक एक्टिविटी 100% पूर्ण हो जाती है। किसमें? वॉटसन ने कहा है 18 वर्ष की आयु में। अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ क्रो एंड क्रो। ये भी कौन है? ये भी हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। इन्होंने तो कहा है कि 18 वर्ष में। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, जहां 18 वर्ष में देखने को मिले कि बताइए ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि 18 वर्ष में 100% पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है? तो आपका आंसर होगा वो है वॉटसन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है? तो आपका आंसर होगा क्रो एंड क्रो। आई होप कि जितना मैंने आपको बताया इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेफिनेशन हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। यदि आप यूपी टैट का एग्जाम देना चाहते हैं तो यूपी टैट का एग्जाम या फिर एच टैट का एग्जाम या फिर आप रीट का एग्जाम ले लीजिए, तो वहाँ सुपर टैट का एग्जाम, इन एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूपी टैट में एक नहीं बल्कि 2 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेशन से रिलेटेड ही साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो मैं हर अवस्था से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, या जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगी उसमें जो भी डेफिनेशंस होंगे इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको इससे हट के कहीं भी कोई भी डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इतना निचोड़ आपको दूंगी कि आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मेरे इस वीडियो से नोट बनाइएगा, अच्छे से नोट्स लिखिएगा और प्रिपेयर करके इन्हीं को पढ़कर चले जाइएगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए मैंने भी आपको बताया कि मैं अब आपको पढ़ाऊंगी परिभाषाएं, ठीक है। तो मैं अब आपको पढ़ाऊंगी इनकी परिभाषाएं, शेष किशोर अवस्था से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया क्रो एंड क्रो जो है वो कौन है? हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने किशोर अवस्था के बारे में क्या कहा है? तो देखिए इन्होंने किशोर अवस्था के बारे में कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किसने कहा है? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने, कि जो किशोर हैं, किशोर मतलब बच्चे, बालक, ठीक है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति है और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। किससे रिलेटेड ये डेफिनेशन है? ये है किशोर से, आप पकड़ लिया किशोर अवस्था, ठीक है। ऐसे आप कीवर्ड पकड़िएगा, कि पॉइंट बनाइएगा। कुछ इतनी चीज़ें होती है, इतनी डेफिनेशंस, इतना सब कुछ याद करने का तो आप रट नहीं सकते ना। तो कुछ कुछ ऐसे ट्रिक बेस्ड आप अपने माइंड में बना लीजिए कंसेप्ट और उसी को आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जर्सील्ड, हमारे ये साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें एक जो विचारशील व्यक्ति है वो बाल्यावस्था से, बाल्यावस्था में बच्चा अनमैच्योर होता है, इतना मैच्योर नहीं होता, वो समाज में समाज का हिस्सा बनना शुरू करता है, चीज़ों को समझना शुरू करता है, ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था में उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं आती। बाल्यावस्था के बाद क्या होता है कि वो परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो इन्होंने कहा है, ये किसने कहा है? जर्सील्ड ने। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ब्लेयर, जॉनसन, सिम्पसन इन्होंने क्या कहा है किशोर अवस्था से रिलेटेड। तो देखिए इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के
जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है। देखिए किशोर, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो किशोर अवस्था है हमारी, जो कब से कब तक मानी गई है, जो मानी गई है 12 से 18 वर्ष, या फिर कहीं कहीं मानी जाती है 13 से 19 वर्ष। तो ठीक है, इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है। कब होता है? बाल्यावस्था की जब एंड हो रहा होता है, मतलब बाल्यावस्था कब तक होती है? बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, तो वहां उसका क्या हो रहा होता है? एंड हो रहा होता है। तो ठीक है, उसका अंत में आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है। प्रौढ़ावस्था की जब शुरुआत होती है तो उससे पहले पहले हमारी किशोरावस्था क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। पहले होती है शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो आपको ये याद रखनी है इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे मैं आपको बताऊंगी स्टैनले हॉल के बारे में इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ पर मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट आउट, मतलब आप इसको नोट डाउन करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर जगह, हर टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में यहाँ से ये डेफिनेशन पूछी जाती है। इन्होंने कहा है कि जो किशोर अवस्था है, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने क्या कहा है किशोर अवस्था के बारे में? इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? कि बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की है, तनाव की है, तूफान और विरोध की अवस्था है। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। ये किसने कहा है? ये कहा है स्टैनले हॉल ने। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए ये क्या है, हमारे ये वाले पॉइंट हैं। देखिए यहाँ से आप समझिएगा किलपैट्रिक ने क्या कहा है। किलपैट्रिक ने कहा है किशोर अवस्था के बारे में, इन्होंने क्या कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है कि जो किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या कहा है इन्होंने? कहा है किलपैट्रिक साहब ने, जो है इन्होंने कहा है, साइकोलॉजिस्ट हैं, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल का से पकड़ लेगा, का, और यहाँ पे देखिए का, कठिन किल, कठिन किल, तो कठिन काल मीन्स किलपैट्रिक ने कहा है। तो आप ऐसे पॉइंट पकड़ पकड़ कर इनको अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे साइकोलॉजिस्ट किलपैट्रिक ने। चलिए अब मैं कुछ डेफिनेशंस आगे हैं वो भी आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इनकी अन्य विशेषताएं। चलिए एक बात मैं आपके साथ और डिस्कस कर दूं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया है बाल्यावस्था, शेषावस्था। तो मैंने बाल्यावस्था में भी आपको बताया था कि बाल्यावस्था को भी दो उसमें पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था को 6 से 9 वर्ष तक का माना गया है और उत्तर बाल्यावस्था को माना गया है 10 से 12 वर्ष तक। ठीक है, 10 से 12 वर्ष तक माना गया। 6 से 9, 9 से 10, मतलब पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष तक मानी गई है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो किशोर अवस्था है उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। जैसे कि पूर्व किशोर अवस्था कब से कब तक मानी गई है? 13 से 16 वर्ष तक मानी गई है। 13 से 16 वर्ष तक मानी गई है पूर्व किशोर अवस्था। और उत्तर किशोर अवस्था कब से कब तक मानी गई? ये मानी गई है 16 से 18 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता दूं वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है, वैलेंटाइन ने कहा। देखिए उत्तर किशोर अवस्था मतलब 16 से 18। तो देखिए वैलेंटाइन, आप सबको वैलेंटाइन डे तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि देखिए ऐसा तो नहीं कि बचपन में ही लोग मतलब प्रपोज डे और ये सब कुछ मनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, एक थोड़ा सा मैच्योर परिपक्व होने के बाद, मतलब ठीक है, तभी तो वो ऐसे सब चीज़ें करते हैं कि हाँ चलो ठीक है वैलेंटाइन डे मनाते हैं। तो देखिए वैलेंटाइन, यहाँ मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं, बस एक एज ए एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा समझ के लिए कि तो कुछ अच्छे से आसानी से ये वर्ड आपके माइंड को कैच कर जाए और आप अपने माइंड में रखें। तो वैलेंटाइन क्या है? मतलब वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। चलिए अब मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ। आगे क्या बताया गया है रोज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। रोज भी हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या बोला है किशोरावस्था से रिलेटेड। इन्होंने कहा है कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन का कार्य फिर करना पड़ता है। ये किसने कहा है? रोज ने। कि देखिए जैसे कि शेषावस्था होती है, शेषावस्था में बच्चे कैसा होता है? एक शिशु की तरह होता है। ठीक है, मूल प्रवर्त्यात्मक उसका व्यवहार है, अगर भूख लग रही है तो वो रो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो होती है शेषावस्था होती है। लेकिन रोज ने कहा है कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन का कार्य फिर से करना पड़ता है। उसके बाद क्या आती है? शेषावस्था के बाद बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में बच्चा थोड़ा सा समाज में जैसे कि स्कूल जाना प्रारंभ कर दिया, या फिर ठीक है थोड़ा सा आस पड़ोस के लोगों को जाना, 10-11 साल का बच्चा हो गया, समझने लगा, समाज में इन्वॉल्व होने लगा। लेकिन शेषावस्था फिर बाल्यावस्था में आया, उसके बाद आता है वो डायरेक्ट किशोर अवस्था में। तो रोज ने क्या कहा है कि शिशु के समान किशोर को अपने वातावरण में समायोजन का कार्य फिर करना पड़ता है।
ठीक है। तो देखिए रोज ने कहा है कि मतलब कि बाल्यावस्था खत्म होने के बाद जब किशोर जो हैं बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं तो उन्हें अपने वातावरण के साथ फिर से समायोजन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बच्चा क्या चाहता है कि वो संघर्ष करे, नाम कमाए, कुछ अच्छा कर पाए, ठीक है, जिससे कि समाज में उसकी पहचान बने, ठीक है। और मतलब एक क्या होता है कि मतलब इस एज में बच्चा खुद का फेम चाहता है, घनिष्ठ मित्रता चाहता है, ठीक है, लोगों में अपना नाम चाहता है। तो उन्होंने बोला है कि उसे फिर से इतना संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, और वातावरण में समायोजन का कार्य उसको इसी अवस्था में आकर दोबारा से करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगी कौल सैनिक के बारे में। देखिए कौल सैनिक ने क्या कहा है। तो कौल सैनिक ने कहा है कि किशोर प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। जो किशोर हैं वो क्या हैं, वो क्या करते हैं कि जो प्रोण हैं, प्रोणों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं, बाधा समझते हैं, जो उसे अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। क्या किशोर जो है वो प्रोणों को अपने मार्ग में क्या समझते हैं, बाधा। जो किशोर से बड़े हैं वो उन्हें रोक टोक करते हैं कि आप ऐसा नहीं करिए, आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा नहीं, आप इस काम को उस तरीके से करिएगा। तो ये कौल सैनिक ने बताया है कि जो किशोर होते हैं, बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो क्या समझते हैं कि प्रोण उनके मार्ग में, उनके रास्ते में क्या है, बाधा है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य प्राप्त करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन किसने दी है, ये दी है कौल सैनिक ने। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इनकी विशेषताएं। किसकी, किशोर अवस्था की विशेषता है। आई होप कि आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो चलिए देखिए इसकी विशेषता मैं बताती हूँ। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। क्या कहा गया है, किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चा इसमें क्या करता है कि बच्चा बाल्यावस्था समाप्त करके किशोर अवस्था में आता है, जहाँ पर उसे समाज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, सोच विचार के साथ कार्य करना पड़ता है कि क्या काम सही है, क्या काम गलत है, ठीक है, कि मैं अगर इतनी मेहनत करूंगा तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, अगर मेहनत नहीं करी तो मैं कैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा। तो इसीलिए इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी मानसिक प्रेशर उसके ऊपर आने लगता है, वो मानसिक सोच विचार शुरू कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है। सेकंड इसकी विशेषता मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या कहा गया है। इसको कहा गया है आंधी तूफान की अवस्था। वो कैसे, आंधी तूफान की अवस्था इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए बच्चा क्या है, बच्चा शेष अवस्था में होता है तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, मतलब वो मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार कर रहा है, रोया मतलब भूख लग रही है तो रोना प्रारंभ कर दिया, रोना शुरू कर दिया, बच्चे को माँ समझ गई, ठीक है। ऐसी कोई उसकी मानसिक सोच विचार नहीं है कि मतलब वो खाने को कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मैं खाने को हासिल करूँ या बोलूँ या कुछ भी। तो बाल्यावस्था में फिर आते आते और ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा। फिर किशोर अवस्था में क्या होता है कि किशोर अवस्था में बच्चा आंधी तूफान की अवस्था की, क्योंकि यहाँ बच्चे को हर काम के लिए खुद बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है और वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं कि यूं ही कर देगा, नहीं, बल्कि अपनी सोच विचार होती है, समाज में इन्वॉल्व हो जाता है, समाज को देखता है, अपने आसपास के वातावरण को समझता है कि किस तरीके से यहाँ लोग अपना रहन सहन है, कैसा तरीका है, कैसे कुछ भी। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वो मानसिक सोच विचार जो प्रारंभ करता है, इसलिए इसको कहा गया है कि किशोर अवस्था कैसी है, एक आंधी तूफान की अवस्था है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था को कहा जाता है एक दुखी अवस्था। क्योंकि बच्चा क्या चाहता है, बच्चा इस अवस्था में आने के बाद जो 18 साल का बच्चा 18 से ऊपर हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, वो क्या चाहता है, वो खुद का नाम चाहता है, खुद फेमस होना चाहता है, किसी कार्य को लगकर मन से करना चाहता है। अगर उसका कोई मोटिव है तो वो उस पर खरा उतरना चाहता है कि मैं इस मकसद को ज़रूर पूरा करूंगा, ठीक है। वो पूरी ताकत लगाता है और वो कहीं ना कहीं इसी सोच विचार में रहता है। तो इसी को कहा जाता है इसकी दुखी अवस्था, इसलिए इसको कहा जाता है दुखी अवस्था। और इसको स्वर्ण आयु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चा बिल्कुल यंग होता है। स्वर्ण आयु इसलिए कहा जाता है, बच्चा यंग होता है और मतलब घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है, समाज में नए लोगों से जुड़ता है, नए विचार सीखता है, नया माहौल देखता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया है, इसको स्वर्ण आयु भी कहा गया है। और इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है तनाव संघर्ष की अवस्था। और देखिए संघर्ष की अवस्था मैंने आपको, आप इससे क्या समझ रहे होंगे, तनाव मीन्स बच्चा सोच विचार करता है, बच्चे का कोई मकसद होता है, कोई ड्रीम होता है, वो उसको पूरा करना चाहता है, तो ठीक है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इस तनाव में रहता है कि मुझे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कितनी मेहनत की जरूरत है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में सब चीज़ें चलती रहती है। संघर्ष की अवस्था, क्योंकि वो लगातार अपने जीवन से क्या कर रहा होता है, किशोर अवस्था आने के अंदर वो संघर्ष कर रहा होता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है तनाव और संघर्ष की अवस्था। इसे समस्याओं की आयु भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है समस्याओं की आयु।
क्या कहा गया है इसको? इसको कहा गया है समस्याओं की आयु। देखिए समस्याओं की आयु से तो आप समझ ही रहे होंगे कि मतलब समाज के माहौल को जानना, अपने आप को वातावरण में ढालना, समाज से कुछ चीज़ों को सीखना, फिर उनको अपने रूटीन में लागू करना। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, उसके आगे तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए उसके लिए कैसे हो जाती है, समस्याओं की आयु इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुंदरता की आयु। क्या कहा जाता है? सुंदरता की आयु। सुंदरता की आयु से आप क्या समझ रहे हैं कि जो किशोर हैं वो क्या करते हैं, ये एक यंग एज होती है और बड़े ही सुंदर से सज के सेट रहकर बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, खूबसूरत से, स्मार्ट से लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, सुंदर बनकर रहना चाहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि इस अवस्था में चाहे किशोर हो या किशोरियां हो, दोनों ही कैसा रहना चाहते हैं, सेट रहना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल यंग एज होती है। तो इसीलिए इसको कहा गया है सुंदरता की आयु। अब देखिए श्रृंगार की आयु उसको कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि चाहे वो किशोर हो या किशोरियां हो, दोनों ही साफ सुथरा पहनना, साफ सुथरा रहना, थोड़ा सा सैड रहना, अच्छा दिखना, थोड़ा मेकअप करना, तैयार रखना खुद को। तो इसीलिए इसको कहा गया है श्रृंगार की आयु। क्या कहा गया है इसको? इसको कहा गया है श्रृंगार की आयु। तो मैंने आपको जो किशोरावस्था से रिलेटेड जितनी भी विशेषताएं वो आपके साथ वन बाय वन डिस्कस किए, जैसे कि जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, आधी तूफान की अवस्था है, या फिर उलझन की अवस्था है, दुखी अवस्था है, और स्व आयु, तनाव संघर्ष की अवस्था, समस्याओं की आयु, सुंदरता की आयु, श्रृंगार की आयु, इन सबको क्या कहा जाता है? ये सब क्या है? ये हैं बाल्य किशोर अवस्था के विशेषताएं। तो जो मैंने आपके साथ डिटेल्ड में थोड़ा समझाने की कोशिश की, और देखिए इस तरीके से समझा है कि डेली लाइफ से रिलेट करके मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और मैं पूरी तरीके से आई होप कि आपको जितना पढ़ा रही हूँ, जितना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, और बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को बता रही हूँ, जिससे कि आपके माइंड में कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए कुछ और विशेषताएं भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चंस आपके आगे आए तो आप छोड़ ना पाए। मतलब पूरी तरीके से इतना पढ़ के जाइएगा इस किशोर अवस्था को कि कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो। और मैं आपको बताती हूँ कि देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था एंड किशोर अवस्था, सारी अवस्थाएं मैंने इस तरीके से पढ़ाई कि आपने वो अवस्थाएं पढ़ ली ना मेरे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट से, तो बस आपको फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ जीवन की वसंत ऋतु उसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीवन की वसंत ऋतु किशोर अवस्था को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें नायक हो या नायिका, मतलब लड़की हो या लड़का हो, किशोर किशोरी कोई भी है, तो सजना संवरना, मतलब घनिष्ठ मित्रता, ठीक है, मतलब लोगों से अट्रैक्शन, लड़के का लड़की के लिए, लड़की का लड़के के लिए। तो इसलिए इसको कहा गया है जीवन की वसंत ऋतु। और देखिए नायक पूजा की प्रवृत्ति होती है इसमें। क्या होती है? नायक पूजा की प्रवृत्ति। और देखिए शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन मतलब क्या? बच्चे की आपको शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे किशोर अवस्था में। वो कैसे? कि जो लड़का है उसकी क्या रहती है, शेविंग आनी शुरू हो गई, मतलब उसके शरीर में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, लड़की है तो लड़की भी मतलब उस तरीके से आप उसको शरीर में जो बचपन में कुछ और तरीके से, तो फिर वो बड़ी हुई बाल्यावस्था में थोड़ा और डिफरेंट, लेकिन किशोर अवस्था में आते आते वो पूरी तरीके से अब ना उसकी हाइट में वृद्धि होनी है और ना ही कुछ, तो मतलब उसके शरीर में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किशोरों की शेविंग का निकल आना। इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ विपरीत लिंगी के लिए आकर्षण होता है। विपरीत लिंगी के लिए आकर्षण मतलब लड़के का लड़की के लिए और लड़की का लड़के के लिए, दोनों का विपरीत लिंगी के लिए आकर्षण, मतलब लड़की है वो लड़के को देखकर अट्रैक्ट हो रही है और लड़का है वो लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये किस अवस्था में होता है? ये होता है किशोर अवस्था में। अब मैं आपको बताती हूँ काम शक्ति की परिपक्वता। काम शक्ति की परिपक्वता जो आती है वो किस में आती है? वो आती है आपकी किशोर अवस्था में। वो कैसे? काम शक्ति की परिपक्वता वो इस तरीके से कि बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है इस अवस्था में आते आते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वॉटसन, उन्होंने क्या कहा है कि 18 ईयर्स का जो बच्चा होता है उसका 100% मानसिक विकास हो जाता है। तो काम शक्ति में परिपक्वता आ जाती है। बच्चा अपने दिमाग से अपने अकॉर्डिंग सोच विचार कर कर कि क्या काम सही है, क्या काम सही नहीं है, एक नैतिकता के साथ वो कार्य को करना प्रारंभ करता है। अब चलिए स्वतंत्रता, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना क्या है? कि देखिए स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना जो है वो है कि मतलब बच्चा क्या चाहता है इस अवस्था में, 18 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है तो वो चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे। अगर उसको आप स्वतंत्र नहीं रखेंगे, उसको ऐसा लगेगा, वो सोच विचार करें कि क्या मेरे पास तो कोई आज़ादी ही नहीं है, मैं तो आज़ाद ही नहीं हूँ, मुझे तो हर वक्त एक बाउंड मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो बच्चा इस अवस्था में क्या चाहता है कि पेरेंट्स उसको रोक टोक ना करें। तो वो इस अवस्था में मैंने आपको क्या बताया, किशोर अवस्था में जो किशोर हैं वो प्रेरणा को क्या समझते हैं? अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं स्वतंत्रता, कि उनके आगे पीछे रोक टोक करने वाला कोई ना हो। ठीक है,
तो आप समझ ही पा रहे होंगे स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय का चुनाव। व्यवसाय का चुनाव जो है, देखिए 18 ईयर्स में जब किशोर आ जाते हैं तो वो क्या चाहते हैं, वो एक व्यवसाय का चुनाव चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन जीविका जीने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एक व्यवसाय तो चाहिए ना। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, इस अवस्था में आकर व्यवसाय का चुनाव चाहते हैं कि किस तरीके से उनका एक व्यवसाय सेट हो जाए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मतलब सरवाइव कर सकें। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, सब पहचान की खोज। बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, स्व पहचान की खोज। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा क्या चाहता है, खुद की एक पहचान चाहता है। क्या चाहता है, खुद का उसका एक मोटिव होता है, उसका खुद का एक मकसद होता है कि मैं इस मकसद को पूरा करूं जिससे कि मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो। तो बच्चा क्या चाहता है, स्वयं की पहचान चाहता है, उसकी वो खोज में लगा रहता है, लगातार कार्य करता रहता है सोच विचार के अनुसार। तो ठीक है, वो क्या चाहता है, स्व पहचान की खोज चाहता है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ आगे मैं आपको बताती हूँ क्या, अमूर्त चिंतन की क्या होती है, अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास किसमें हो जाता है, किशोर अवस्था में हो जाता है। देखिए मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया शेषावस्था, वो उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि जो शेषावस्था होती है उसमें बच्चे को आप कोई भी चीज़ समझाते हैं तो आप उसके सामने मूर्त एग्जाम्पल दीजिए। मूर्त मतलब कोई भी चीज़ आपने बच्चे को बताया कि ये सेब है, तो आप पहले उसके आगे क्या रखेंगे, एक सेब रख देंगे, मतलब उसको दिखाएंगे, वो पिक्चर दिखाएंगे, तब वो उस पर सोच विचार करेगा कि हाँ ये एक सेब है, इसको सेब कहते हैं। आपने उसके आगे, अब आपने मान लीजिएगा कोई बच्चा है, उसके आगे एक सेब रखा और बताया कि बच्चों क्या है, दिस इज एप्पल, तो बच्चा समझ जाए कि ये क्या है, वो जो चीज़ रखी हुई है वो सेब है, मतलब मूर्त चीज़ दिखाई, ठीक है। लेकिन किशोर अवस्था में क्या होता है, मूर्त चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन मतलब ऐसी सोच विचार जो बच्चे के सामने चीज़ है ही नहीं, वो उस पर सोचना विचारना प्रारंभ कर देता है, सोच विचार शुरू कर देता है, तो उसी को कहा जाता है अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास। किसमें हो जाता है, वो हो जाता है आपका किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में क्या हो जाता है, किशोर अवस्था में हो जाता है अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, वो यह है कि समाज सेवा की भावना। देखिए ये एक ऐसी एज होती है, किशोर अवस्था कौन सी एज होती है, ये एक ऐसी एज है कि इसमें बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, वो समाज में मतलब बाहर निकलता है, समाज में लोगों के व्यवहार को देखता है, वहाँ के रीति रिवाज सीखता है, ठीक है। कौन, किशोर बच्चे, ठीक है। बच्चे किशोर अवस्था में समाज को देखते हैं, समाज में लोगों का व्यवहार को सीखते हैं, उसे अपने वातावरण में ढाल लेते हैं कि हमारा वातावरण कैसा है और हम लोगों से क्या सीख रहे हैं। तो देखिए समाज सेवा की भावना उसके अंदर आ जाती है, किसमें, किशोर अवस्था में आ जाती है। समाज की सेवा चाहता है, ठीक है, समाज की सेवा चाहता है बालक। तो इसी तरीके से मैं आपको क्या बता रही हूँ कि समाज सेवा की भावना बच्चे के अंदर किशोर अवस्था में आ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी आत्मचेतना, स्वाभिमान, आत्मसम्मान में वृद्धि। क्या बताया मैंने आपको, आत्मसम्मान, आत्मचेतना, स्वाभिमान, आत्मसम्मान में वृद्धि। तो ये किस में हो जाती है, ये हो जाती है आपकी किशोर अवस्था में। बच्चा क्या चाहता है, बच्चा चाहता है आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मचेतना। तो आत्मसम्मान मतलब बच्चा खुद का सम्मान चाहता है। बच्चा क्या चाहता है कि लोग उसका क्या करें, सम्मान करें, समाज में उसकी क्या हो, एक अलग की पहचान बने, जिसके लिए वो क्या चाहता है, वो चाहता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। स्ट्रगल करके वो क्या चाहता है कि समाज में उसकी एक अलग ही पहचान बने और वो अपने एक नाम के फेम में रहता है, कि मतलब वो चाहता है कि मेरा मेरा मैं क्या रहूँ, मैं चर्चों में रहूँ, मेरी खुद की क्या हो, एक पहचान हो, ठीक है। तो वो खुद के नाम में, व्यवसाय की खोज में, और ठीक है व्यवसाय का चुनाव कि क्या व्यवसाय उसे करना है, तो वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है। जैसे कि अपना उसको वो ये चाहता है कि उसकी क्या हो, खुद की एक अलग ही पहचान हो समाज में। तो ये मैंने आपको किसने बताया, ये मैंने सब आपको बताया किशोर अवस्था में। तो बच्चा क्या चाहता है, बच्चा चाहता है खुद की पहचान, आत्मसम्मान, मतलब लोग उसका आत्मसम्मान करें, उसकी एक ऐसी पहचान हो कि लोग उसके पास जब जाएं तो उसके रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करें, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिले। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं आत्मसम्मान। वो खुद की आत्मसम्मान किस अवस्था में चाहता है, तो वो चाहता है किशोर अवस्था में। देखिए अब मैंने आपको बताया, देखिए समाज, अगर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ कि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए कि बताइए समाज सुधारक बनने की भावना बच्चे के अंदर कब आती है, तो आपका आंसर क्या होगा, समाज सुधारक बनने के बच्चे के अंदर जो भावना आती है वो किस अवस्था में आती है, वो आती है किशोर अवस्था में। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा बताइए स्वर्णकाल, वसंत ऋतु काल या फिर दिवस अपमनों की आयु किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा
किसे? तो आप कहेंगे किशोर अवस्था को। अगर आपसे पूछा जाए कि नायक पूजा की प्रवृत्ति किस अवस्था में आपको देखने को मिलेगी, तो फिर आप कहेंगे किशोर अवस्था में। ठीक है, या शारीरिक परिवर्तन कौन सी अवस्था में देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा किशोर अवस्था में। तो जितने भी, या फिर कोई भी ऐसा पूछा आपसे स्व पहचान की खोज में रहता है, आत्मसम्मान में वृद्धि चाहता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है, आपका आंसर होगा किशोर अवस्था। आई होप कि मैंने जितना आपको बताया आपको सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया किशोर अवस्था का अर्थ, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया उसके अन्य नाम, फिर मैंने उससे रिलेटेड जो भी था वो मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि का कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है, किशोर की आवाज़ और किशोरियों की आवाज़ में किस वजह से अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया उसकी कुछ परिभाषाएं, उसके बाद मैंने आपको बताई हैं उसकी विशेषताएं। आई होप कि आपको मैंने जितना पढ़ाया उतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उनके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आया और किस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए। जो भी आपके रिक्वायर है आप वो ज़रूर लिखकर मुझे बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।